हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स है और 8 मार्क्स पूरे वसूल करने हैं क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह पे आपको पेपर में दिखेंगे। पिछले कुछ सेशंस अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपको पता है डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी इसके क्वेश्चन दिखाई देते हैं, अग्री डिसएग्री में भी इसके क्वेश्चन दिखाई देते हैं, फीचर्स वाले क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर फोड़ने वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स पूरा वसूलना है। तो ये सेशन पूरा एंड तक देखना है, सुनना है अच्छे से अटेंटिव रहकर। चैप्टर नंबर 9 इज ऑल अबाउट इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट। इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और फाइनेंस क्या है? बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। फाइनेंस इज बेसिकली इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी. It includes funds needed by individuals, business houses and government for various purposes. यानी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल्स को, हम सबको पैसों की जरूरत पड़ती है। और इंडिया का फाइनेंस जो है वो फाइनेंस मार्केट से चलता है। फाइनेंशियल मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी को बूम करने में। और अपने देश में दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मार्केट सुन के हमारे को ठेले वाले, दुकान वाले, खरीदने बेचने वाले कस्टमर और सेलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये वो मार्केट नहीं है जहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के पैसा बेचेंगे, ए पैसा ले लो, ए पैसा ले लो। ऐसा मार्केट नहीं है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे पैसा के जैसा, पैसा के जैसा, पैसा के जैसा यानी पैसे के जैसे मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। ये वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए लोग आते हैं। ये वो मार्केट है जहां पे अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत और लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग आते हैं। दैट इज व्हाई द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। ये फाइनेंशियल सिस्टम यानी हमारी अर्थव्यवस्था ये पूरे इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जिम्मेदार होती है। और अगर आप देखें ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बनी है, वो फाइनेंशियल मार्केट से बनी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसमें आती हैं। ये चैप्टर इन चारों में से किसके बारे में है? इट इज अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। दिस चैप्टर इज अबाउट फाइनेंशियल मार्केट एंड देयर आर टू important financial markets of the country which constitute our Indian financial system, and that is nothing but the money market and the capital. इंट्रोडक्शन समझ रहा है? ये चैप्टर बहुत इजी है, 8 मार्क्स वसूलने के लिए बहुत काम का चैप्टर है। और आपको याद रखना है कि कुल मिला के गिने चुने 5 आंसर हैं। वो 5 आंसर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 8 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो 5 आंसर के अलावा कुछ भी आएगा नहीं, और वो 5 आंसर आ गया तो कुछ और भी आया तो लिख पाओगे। सो दीज 5 आंसर्स आर द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस चैप्टर। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, मनी मार्केट के लिए याद रखो शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए पब्लिक कहां आएगी? मनी मार्केट में आएगी। और कैपिटल मार्केट कब आएगी? लॉन्ग टर्म फंड्स। सिंपल 2 चीजें याद रखो, मनी मार्केट बोले तो शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट बोले तो लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट मतलब फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म का मार्केट है, उससे ज्यादा के पीरियड के लिए आपको फंड्स की जरूरत है तो लोग लॉन्ग टर्म मार्केट में जाएंगे। अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में वर्क करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एपेक्स बॉडी है जिसके रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइन के अंडर ये दोनों मार्केट्स रेगुलेट होते हैं। इसके अलावा हमारे कमर्शियल बैंक्स, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन करती है, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन करती है। पैसा या पैसे के जैसा, क्या पैसा या पैसे के जैसा? यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं होने वाला है, लेकिन पैसे के जैसी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होने वाला है। जैसे गोल्ड, सोना,
वो आप मार्केट में किसी को भी दोगे उसके बदले में पैसा देगा आपको। तो ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम इंपॉर्टेंट रूप से मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ये मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स आप किसी से भी एक्सचेंज करोगे तो उसके बदले में पैसा मिलेगा। जैसे ट्रेजरी बिल्स, सरकारी बिल्स होते हैं। सरकारी बिल के बदले में आपको कोई भी पैसा देगा क्योंकि सरकार को तो पैसा मिलने वाला है उसके बदले। ट्रेजरी बिल्स हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, गवर्नमेंट जो एक्सचेंज करती है, बैंक्स जो एक्सचेंज करती है आपस में, बहुत सारे असेट्स हैं। और इनके बदले में जब लेन देन हो तो वो लेन देन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। इंट्रोडक्शन क्लियर है एवरीवन? इस चैप्टर से अपने को क्या क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चंस अपने को पढ़ने हैं। ये 5 क्वेश्चन कर लिया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का अपना टारगेट भी ये 5 क्वेश्चन ही है। ये 5 क्वेश्चन अगर अच्छे से किया तो चैप्टर खत्म है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सामने वो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट जो है ना, मनी मार्केट साई, ये मनी मार्केट डाइकोटॉमस है। डाइकोटॉमस, डाई मतलब 2, तो डाइकोटॉमस मतलब मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो 2 सेक्टर्स में, 2 ग्रुप में। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, जो आरबीआई के अंडर है, जो आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस रूल्स को फॉलो करती। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो आरबीआई के अंडर नहीं है, जिसका लेन देन सरकार को भी पसंद नहीं है, सरकार को भी मालूम नहीं है, जिसका कच्चा चिट्ठा जो है वो गांव में, रूरल एरियाज में हो रहा है, अनबैंक्ड एरियाज में हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस का क्वेश्चन जो है वो तब आता है जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एपेक्स बॉडी है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच रेगुलेट्स एवरीथिंग। तो आरबीआई कौन है? आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड ऑफ द मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आरबीआई। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। स्टार्ट करें दोस्तों। पहला आंसर है अपना एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आंसर का नाम सीबीआई प्रो। 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 दोस्तों बहुत ही इजी आंसर है और 8 मार्क के लिए भी आ चुका है। पूरा चैप्टर का एक ही आंसर में वसूल हो जाएगा पैसा अगर ये आ गया। फंक्शंस ऑफ आरबीआई सीबीआई प्रो। फंक्शंस ऑफ आरबीआई सीबीआई प्रो। अरे फंक्शंस ऑफ आरबीआई सीबीआई प्रो, बहुत ही आसान आंसर है। टोटल अगर आप देखोगे तो देयर आर इन ऑल 8 पॉइंट्स। 8 मार्क, 8 पॉइंट, बहुत इजीली कोई भी लिख सकता है अगर अच्छे से दिमाग से थोड़ा सा इंट्रो लिखा तो। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक क्या होती है? एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। एपेक्स मतलब टॉप ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी बैंकिंग सिस्टम को चलाने वाली बैंक एपेक्स बैंक होती है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है सुमित। यहाँ पे अपने देश की कौन है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही बताया गया, इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। इंट्रो समझ में आ रहा है ना? 2 लाइन का इंट्रो लिखना है रिजर्व बैंक के बारे में, उसके बाद फंक्शन चालू। RBI was set up on the basis of the recommendation of Hilton Young Commission. The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the functions of the bank. RBI commenced its operation of 1st April 1935 as a private shareholders bank. RBI was nationalized on 1st January 1949. It is the most important constituent of money market. Functions of Reserve Bank of India are as follows. आंसर का नाम CBI Pro। स्टार्ट करें। सबसे पहले फंक्शंस में सी से 3 पॉइंट्स हैं। पहला सी, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। याद रखिए आरबीआई एपेक्स बॉडी है और एपेक्स बॉडी है, इसके लिए आदर्श सारा बाहर का पैसा किसके पास आएगा? आरबीआई के पास आएगा। आरबीआई रखवाली करेगा, कस्टडी में रखेगा अपने। सारा फॉरेन एक्सचेंज किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास है।
जो डॉलर्स, जो यूरो, जो येन, जिस भी करेंसी में डील कर रहा है देश, वो सारे फॉरेन करेंसी की कस्टडी कोणाकडे असणार? आरबीआई कडे. तो custodian of foreign exchange, RBI acts as the custodian of country's foreign exchange reserves. It has to maintain the official rate of exchange rupee as well as ensure its stability. जो आपके देश की करेंसी है ना, उसकी स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी भी आरबीआई ही करता है मेंटेन. जैसे आज के तारीख में डॉलर के मुकाबले आवर रुपी इज 82, 85, 80 रुपीज चल रहा है ना एक डॉलर के मुकाबले. तो ये भाव बढ़ना, भाव गिरना, ये सब आरबीआई कंट्रोल करता है. आरबीआई दूसरे देशों की करेंसी परचेज भी करता है, सेल भी करता है, सो दैट वर्ल्ड बैंक के सामने, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने अपने देश का रेपुटेशन अच्छा रहे. The country who has a large number of foreign exchange reserves is more valued in the foreign economy. उसको कोई भी देश लोन देगा, उसको कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन लोन देगा, क्योंकि उनकी क्रेडिट जो स्टैंडिंग है वो इंक्रीज होती है ना, कि नहीं ये इंडिया जो है ये अच्छा कंट्री है, लोन जो है वो रीपे कर सकते हैं, ये लोग कंगाल नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान श्रीलंका के जैसे, ये लोग पैसा भर सकते हैं. कोई बैंक इंडिविजुअल को भी लोन देखती है तो ये देखती है ना कि ये भर पाएगा कि नहीं, ये चुका पाएगा कि नहीं. वैसे ही जब कोई देश लोन मांगने जाएगा तो भी उसका देखा जाएगा ना क्रेडिट स्टैंडिंग. तो आरबीआई हमेशा ये कोशिश करती है कि उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी रहे, और इसीलिए वो कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जिसके जरिए इट आल्सो अंडरटेक्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. समझा? पहला पॉइंट क्लियर है. सी से कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आंसर का नाम सीबीआई प्रो, आंसर का नाम सीबीआई प्रो, आंसर का नाम सीबीआई प्रो. सी से क्या पढ़ा अभी? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. दूसरा सी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधार वाला क्रेडिट नहीं, क्रेडिट मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी. सर्कुलेशन ऑफ मनी मतलब क्या प्रशांत? पैसे का आवन जावन. तुम्हारे देश की पूरी बाप वाली टॉप वाली बैंक है, तो पूरे देश में जहां जहां पैसा घूम रहा है ना, सब इसको मालूम रहेगा, और रहना ही चाहिए. जो इसको नहीं मालूम है वो काला धन. So you have to remember that RBI is the controller of credit. RBI is the controller of credit. जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, वो कितना लोन देगी, कितना नहीं देगी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, ये सब भी कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है. And that is why, as supreme banking authority of the country, RBI has the power to influence the volume of credit created by the commercial banks. ये जो छोटी मोटी बैंक है, आरबीआई के अंडर ही काम करेगी ना, तो वो कितना उधार देगी, कितना लोन देगी, कितने ब्याज पे देगी, वो सब हिसाब कौन रखता है? आरबीआई रखती है, एंड इट कंट्रोल्स देम. कोविड के टाइम पे आप देखो, जब मार्केट रिकवर कर रहा था आफ्टर कोविड, तो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया. दे वर विलिंग टू गिव लोन्स, कि लो लोन ले लो, लोन ले लो. व्हाई? बिकॉज आरबीआई ने कम कर दिया था ब्याज. आरबीआई वांटेड मनी टू बी सर्कुलेटेड इन द मार्केट. अब जैसे जैसे वापस नॉर्मलाइज हो रहा है, वापस इंटरेस्ट रेट बढ़े. Somewhere or the other, RBI controls this, and that is why it is called as the controller of credit. It also monitors the purpose or use of credit, quantitative methods such as bank rate, open market operations, variable reserve ratios. ये सब जो बड़े बड़े टर्म्स है ना, ये तुमको FY, BCom, SY, TY में भी आएंगे. ये वर्ड्स क्या है? ये बैंकिंग टर्म्स है, जिसके जरिए कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने का, उनके असेट्स रेगुलेट करने का, उनके रिजर्व्स रेगुलेट करने का. आपने 1000 रुपया बैंक में डाला ना, 1000 रुपया बैंक में आपने सेविंग डिपॉजिट किया, तो वो 1000 में से कमर्शियल बैंक 200 रुपया साइड में रखेगी एज रिजर्व्स, और 800 रुपया किसी को लोन देगी. हर बैंक ये फॉलो करेगी. वॉट एवर द अमाउंट इज, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, कि certain amount will be kept as what? Reserves, and certain amount will be given as loans. This is all done on the basis of such ratios which are given by RBI. RBI इनको बोलती है ये रेशियो के हिसाब से पैसा देने का, पैसा लेने का, ये रेशियो के हिसाब से तेरे पास असेट्स होने चाहिए, हमारे पास इतने जमा कर. So such ratios help RBI in making the credit control proper
इसमें कैश रिजर्व रेशियो भी आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आता है, कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। इसके जरिए आरबीआई क्या करती है, कितना पैसा मार्केट में जाएगा उसको कंट्रोल करती है। क्वालिटेटिव मेथड्स सच एज फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएजन, यानी मोटिवेटिंग बैंक्स टू प्रोवाइड मोर लोन्स, ऐसी चीजें करके आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है। सी फॉर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सी फॉर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। 2 सी समझ रहे हैं। तीसरा सी, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई का काम है डेटा कलेक्ट करना और उसे पब्लिश करना, क्योंकि आरबीआई देश की बैंक है। आरबीआई कोई छोटी मोटी जिले की, तालुका की या गांव की बैंक नहीं है। आरबीआई पूरे देश की बैंक है, तो नेशनल इनकम भी आरबीआई ही तो कैलकुलेट करती है, वही तो बताती है। और ये पूरा डेटा उसको मिलेगा कहां से, जब वो कलेक्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से, अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो आरबीआई का एक काम है टू कलेक्ट डेटा एंड देन पब्लिश इट सो दैट एवरीवन, whether the companies, whether the individuals or other governments or our governments come to know what exactly the position of the country is. फाइनेंशियल पोजीशन भी तो पता चले, और इसीलिए आरबीआई कलेक्ट्स एंड कंपाइल्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 3 सी समझ रहे क्या? सीबीआई प्रो, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। 3 सी क्लियर है एवरीबॉडी? वंस अगेन आई रिपीट, सीबीआई प्रो, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला सी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरा सी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और तीसरा सी, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन एंड याद रहेगा। बी से, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, 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 बैंकर्स बैंक। यार आरबीआई एपेक्स बॉडी है और इसीलिए ये बैंकर्स बैंक है। हर बैंक का अकाउंट कहां है? आरबीआई। बैंकर्स बैंक, अपना अकाउंट बैंकों में है, आजू बाजू में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देना बैंक, लेना बैंक, यस बैंक, नो बैंक, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बैंक है। अपना अकाउंट ऐसी बैंकों में है, लेकिन इन बैंकों का अकाउंट आरबीआई में। सो आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज कॉल्ड एज, ये बैंकों को रेगुलेट भी करती है, उनसे रिजर्व्स भी रखवाती है, और साथ ही साथ विकट परिस्थिति में बैंकों को मदद भी करती है। अगर कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई दिवालिया निकल गया है, कोई लूट के चला गया है बैंक को, किसी ने लोन लिया, लोन रीपे नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक के पास डिपॉजिट्स तो बहुत सारे हैं ना, वो डिपॉजिट्स लोगों के, आम जनता के, उनको वापस तो देना पड़ेगा ना, और उसमें फिर आरबीआई ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन के मदद करने का काम करती है। तो अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक, और इट इज ऑल्सो बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार की भी बैंक है। सरकार बहुत सारे खर्चे करती है साल भर में। पूरे फाइनेंशियल ईयर में सरकार बजट बनाती है, बजट के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसा एलोकेट करती है, रेलवे को, एजुकेशन को, फाइनेंस डिपार्टमेंट सबको पैसा देता है। वो पैसा देगा कौन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? आरबीआई भी। आरबीआई मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई रिसीव्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। रिसिप्ट भी सरकार के बिहाफ पे आरबीआई करती है, पेमेंट भी सरकार के बिहाफ पे आरबीआई करती है, ये एडवाइस भी करती है सरकार को कहां खर्चा करना चाहिए और कहां नहीं। तो आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द, 2 बी समझ रहे हैं? सी बी आई का बी समझा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। आइए सबसे पहले बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द सरकार। इट ट्रांजैक्ट्स, कौन है भाई, बंद करना। It transacts the business of both the central and state government. It accepts money as well as make payments on behalf of these government. It also undertakes the management of public debt. अपन एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, उसमें तुमको मालूम है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंस और पब्लिक डेट था। पब्लिक डेट मतलब सरकार का कर्जा, तो सरकार का कर्जा भी ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई ही लिया जाएगा। तो सरकार की इनकम का ध्यान, सरकार के एक्सपेंस का ध्यान और सरकार के लोन का ध्यान भी आरबीआई ही रखने वाली है। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल। तो आरबीआई क्या है? वो एजेंट भी है, वो एडवाइजर भी है, और बैंक भी है गवर्नमेंट की। अंडरस्टूड?
banker to the government. Lastly, bankers bank. RBI exercises statutory control over the commercial banks. सारे कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल किसका है? आरबीआई का है. All scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum cash reserve with RBI. हर बैंक को अपने कैश डिपॉजिट्स में से रिजर्व कहां जमा करना है? आरबीआई के पास करना है, ताकि वो बैंक को कुछ भी हो तो लोगों का पैसा ना डूबे, लोगों को पैसा मिले. सो आरबीआई के पास वो रिजर्व रखना जरूरी है अगेंस्ट द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स. लोन्स एंड एडवांसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. यानी बैंकों को लोन चाहिए तो वो लोन भी आरबीआई देती है. जैसे हमको बैंक देती है, वैसे बैंक को कौन देगी? आरबीआई देगी. 2B समझा? बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक. बैंकर टू द गवर्नमेंट सीबीआई प्रो. सी से कितने? सी 3. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा. बी से 2B, बैंकर्स बैंक एंड बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. इजी है. आई से सबसे फेमस पॉइंट है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स. 4 मार्क के लिए अग्री डिसएग्री में भी आ चुका है. अलग से छोटा सा पॉइंट, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स इज अ मोनोपोलिस्टिक फीचर या मोनोपोली फीचर ऑफ आरबीआई. तो आई एग्री विद द स्टेटमेंट. आरबीआई को पूरा अधिकार है, पूरा कंट्रोल है, इकलौता अधिकार है, और इसके अलावा कोई और नोट प्रिंट नहीं कर सकता, इश्यू नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? यस, आरबीआई हैज द सोल राइट टू इश्यू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स. 1 रुपए का नोट और कॉइन जो होता है ना, सारे चिल्लर, वो पार्लियामेंट इशू करती है, बाकी सब आरबीआई करती है. एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ध्यान देना, 1957 का एक रिजर्व सिस्टम बनाया गया था. उसके हिसाब से आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़ रुपया. मिनिमम हमेशा आरबीआई में 200 करोड़ होना चाहिए. उसमें से भी 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड एंड द रिमेनिंग 85 करोड़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो इतना तो इसको मेंटेन करना ही. इसके अलावा प्रो के अंदर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस और ओ से अदर फंक्शन. आप सबने सिडबी और नाबार्ड सुना होगा. सिडबी और नाबार्ड बहुत फेमस संस्थाएं हैं, वेलफेयर के लिए है, भले के लिए, प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई संस्थाएं. बिकॉज आरबीआई का काम है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस. रूरल एरियाज के विकास के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बनाया गया. नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट ही इसलिए किया गया कि आरबीआई कितना देखेगी. तो एग्रीकल्चर के लिए आरबीआई कौन? नाबार्ड. एग्रीकल्चर का कुछ भी काम हो, रूरल एरियाज का कुछ भी काम हो, पैसे से रिलेटेड कौन देखेगा? नाबार्ड. आरबीआई ने वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस देकर आरबीआई ने ही नाबार्ड को बड़ा बनाया. आज सारा फाइनेंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारा फाइनेंस रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड नाबार्ड देखता है. तो समवेयर और द अदर आरबीआई परफॉर्म्स सर्टेन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस सच एज एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विस टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिटर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट. यानी गांव के अंदर नॉन बैंकिंग एरियाज में जहां जहां पे किसानों को लोन वगैरह की आवश्यकता है, नाबार्ड जैसी संस्थाओं के जरिए, कोऑपरेटिव बैंक्स और सहकारी बैंक्स के जरिए आरबीआई उन तक पहुंचने का काम करती है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है. दिस कम्स अंडर द प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ आरबीआई. लास्ट में ओ से अदर फंक्शन. आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी. ये अलग से ये वर्ड है ना, ये अग्री डिसएग्री में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में. आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट फैसिलिटी फॉर द बैंक्स. अपन चेक देते हैं, चेक वगैरह इशू करते हैं ना. तुम्हें एक चेक इशू किया सामने वाली पार्टी को, तुम्हारा अकाउंट एचडीएफसी में था, सामने वाले का अकाउंट पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक. वो पंजाब नेशनल बैंक में जाके जमा कराएगा. पंजाब नेशनल बैंक पैसा किससे मांगेगी? एचडीएफसी से. एक्चुअली में ये सारा चेक्स का क्लियरिंग आरबीआई करती है.
वो सारे ऐसे देखती है क्लियर कितना करना है, पीएनबी को कितना एचडीएफसी से लेना है, एचडीएफसी को यस बैंक से कितना लेना है, आईसीआईसीआई से कितना देना है, कितना लेना है, ये सारे अलग अलग चेक्स, अलग अलग ट्रांजैक्शंस क्लियर करने का काम आरबीआई करता है. So it provides clearing house facility to the banks. दोस्तों, the accounts between its member banks are cleared with the RBI's regulations. As a lender of last resort, also it acts. बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत हालत खराब है. ऐसे में उंगली पकड़ने का काम किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस वाली बैंक का आरबीआई करती है. इट इज कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. कोई नहीं है मदद करने वाला, तो आरबीआई मदद करेगा. It is the lender of last resort. It also provides liquidity to banks experiencing financial difficulty. कोई भी बैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसको पूरी तरह से लिक्विडिफाई करके उसके असेट्स को खरीद के आरबीआई उसके फंड्स को आगे मैनेज करेगी. ये काम भी आरबीआई करती है. सीबीआई प्रो. 8 पॉइंट का सिंपल आंसर. फंक्शंस ऑफ आरबीआई: कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा. इसके बाद बी से 2 बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक. आई से इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स. प्रो के अंदर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, और ओ से अदर फंक्शन. पढ़ो जरा एक बार फटाफट. कम ऑन, वी कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ. मनी मार्केट. थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स. क्या? शॉर्ट टर्म फंड्स. क्या? शॉर्ट टर्म फंड. शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मनी मार्केट का रुख किया जाता है. मनी मार्केट वो मार्केट है जो आपके सेविंग्स को मोबिलाइज करती है और उसे वेल्थ ग्रो करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करती है. यहां पे जो भी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका लेन देन होने वाला है ना, ये वो मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 1 साल में मैच्योर हो जाते हैं. इसीलिए ये शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए है. शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि 1 साल में मैच्योर हो जाएगा. दोस्तों, मनी मार्केट इसीलिए एक बैकबोन की तरह है उन लोगों के लिए, उन पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए जो अपने वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, रेगुलर खर्चे के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए आप मनी मार्केट का रुख करते हैं. और इसीलिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट. आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ. क्या? फ्लिप से ग्रोथ. क्या? फ्लिप से ग्रोथ. क्या? फ्लिप से ग्रोथ. क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ मनी मार्केट. 4 मार्क वाले में आ सकता है. अपन ने कल परसों एक पेपर देखा, उसमें भी देखा था फ्लिप से ग्रोथ. दोस्तों, एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की भी जो खर्चे की जरूरत होती है ना, शॉर्ट टर्म वाली, उसको भी मनी मार्केट पूरा करता है. एंड दैट इज व्हाई मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल्स. ये एक मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स है. पैसे के जैसे. क्या? पैसे के जैसे. क्या? पैसे के जैसे. तो इसके बदले में पैसा मिल जाता है. सरकार अपने खजीने का, ट्रेजर का एक बिल देती है और उसके बदले में पैसा ले लेती है. समझ में आ रहा है? तो ट्रेजरी बिल्स का लेन देन करके सरकार अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मनी मार्केट से पूरा कर पाती है. पहला पॉइंट क्लियर है. फ्लिप से ग्रोथ में एल से आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट. लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यार कन्वर्टिबिलिटी. ऐसे मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का कन्वर्जन भी तो जरूरी है पैसे में. ये मैनेजमेंट भी मनी मार्केट करता है कि किसके बदले में कितना पैसा, कौन से बिल के बदले में कितना पैसा लिया या दिया जाएगा. मनी मार्केट इज अ डायनामिक मार्केट. स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है. चेंजेस होते रहते हैं. अडेप्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है. इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी यानी कन्वर्टिबिलिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय द मॉनिटरी अथॉरिटीज. बाय द मॉनिटरी अथॉरिटीज. बाय द यानी आरबीआई है, ये हमारी सेंट्रल बैंक है, ये हमारी जो रिजर्व बैंक है, या हमारी कमर्शियल बैंक्स है. इन कमर्शियल बैंक्स का जो भी ट्रांजैक्शंस है या जो भी कन्वर्जन है मनी का,
ये कन्वर्जन जो है आसान बनाने का काम हमारी मनी मार्केट करती है. दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. इससे सरकार स्थिरता भी लाती है. इससे सरकार मार्केट को ज्यादा प्रेशर फील नहीं करवाती है. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाती है. समवेयर और द अदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ मनी मार्केट. फ्लिप के अंदर आई से आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. नाउ एवरी गवर्नमेंट हैज अ मॉनिटरी पॉलिसी. हर साल बजट आता है और उस बजट के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी सरकार प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में. आपको बजट वाले दिन पे रोज समाचार में पता चलते रहता है क्या चीज सस्ता हुआ, क्या चीज महंगा हुआ. मॉनिटरी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन आसान होता है विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट. सरकार को कहीं पे भी एक्सपेंसेस करने हैं तो मनी मार्केट से पैसा उठा के कर सकती है. मॉनिटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक. It aims at managing the quantity of money in order to meet the requirements of different sectors of the economy. अलग अलग क्षेत्र में जो पैसा लगने वाला है वो पैसा उपलब्ध कहां से होगा? मनी मार्केट से होगा. कहां से होगा? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स दे रहा है ना सरकार को, तो ये पैसा सरकार इंप्लीमेंट करने में लगाएगी मॉनिटरी पॉलिसी को. The pace of the economic growth is set by this. A well-developed money market ensures successful implementation of monetary policy. अगर आपका मनी मार्केट अच्छा डेवलप्ड है तो आपकी मॉनिटरी पॉलिसी भी पूरे देश में अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी. इट गाइड्स द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी एज वेल. तो कमर्शियल बैंक जो आपसे ब्याज लेती है वो भी यहाँ पे तय हो जाता है. कमर्शियल बैंक से आरबीआई क्या ब्याज लेगी वो भी यहां से तय हो जाता है. सो इट इज अ साइकिल. इट इज अ कंप्लीट क्रेडिट साइकिल जिसके जरिए पैसे का लेन देन कंट्रोल होता है. और उसमें मनी मार्केट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मनी मार्केट डेवलप नहीं हुआ तो ये पैसे का लेन देन अटक जाएगा, रुक जाएगा और मनी मार्केट की वजह से देश का ग्रोथ रुक जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट implementation of monetary policy becomes an important role of money market. Next, portfolio management. Flip. पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट पार्ट. आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो आज के तारीख में, ग्रो, जीरो धाप, स्टॉक्स, ये सब आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में हेल्प करते हैं. पोर्टफोलियो आपके शेयर्स का होल्डिंग डिफाइन करता है, आपका इक्विटी होल्डिंग, आपका डेट होल्डिंग डिफाइन करता है, और इसका मैनेजमेंट भी मनी मार्केट करता है. आपको सजेशंस भी उस बेसिस पे देगा कि आप कैसा रिस्क ले सकते हो, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये आज की तारीख में बहुत डेवलप्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है पैसे के, जैसे ट्रेजरी बिल्स है, प्रॉमिसरी नोट्स है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, देयर आर मेनी. तो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स से जब डील मनी मार्केट कर रहा है तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स सबके लिए अलग अलग है ना. कोई ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, कोई कम रिस्क लेना चाहता है, किसी को तुरंत पैसा चाहिए, किसी को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पैसा चाहिए. तो somewhere or the other they are designed to suit the risk and return preferences of the investors. This enables the investors to hold a portfolio of different financial assets, which in turn helps in minimizing the risk and maximizing returns. यानी जो हमारे बेचारे इन्वेस्टर्स है उनका रिस्क मिनिमाइज हो पाता है और रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो पाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? फ्लिप से ग्रोथ. क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोल ऑफ मनी मार्केट. क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोल ऑफ मनी मार्केट. क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोल ऑफ. आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ. आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ. आंसर का नाम FLIP, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. L से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, I से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी और P से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आंख बंद करके जमना चाहिए भाई. फ्लिप से ग्रोथ. क्या? फ्लिप से ग्रोथ. क्या? फ्लिप से ग्रोथ. रोल ऑफ मनी मार्केट 4 मार्क्स के लिए आने का चांसेस रहता ही है. F से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. कम ऑन एवरीवन, ट्राई. F से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. L से लिक्विडिटी मैनेजमेंट. I से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी और P से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. क्लियर है एवरीवन? फ्लिप से ग्रोथ. S से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स. नाम में ही काम है ना. मनी मार्केट होता किस लिए है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए. और E से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म. से फ्लिप से
से मतलब क्या, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर और इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। तो भाई तुम्हारे को 1 साल या 1 साल के अंदर तक का खर्चा यहां से पूरा करने में आसानी होगी। ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स का ही मार्केट है। मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर्स। यानी कोई ऐसा बोरोवर है जिसको 1 साल के लिए ही पैसा चाहिए, तो वो यहाँ पे खेल सकता है, यहाँ पे डील कर सकता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन कर पाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट नहीं है। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? डिमांड और सप्लाई को मीट करवाना, बैलेंस बनाना उसको। मनी मार्केट है ना, जो मार्केट में पैसा चाहिए सबको, डिमांड बहुत है लेकिन पैसे का सप्लाई कम है। मनी मार्केट से वो सप्लाई को इक्वलाइज करने का काम होता है, डिमांड से मीट कराने का काम होता है। इट मोबिलाइजेस द आइडल सेविंग्स, जो सेविंग्स ऐसे ही कपाट में पड़े, वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, उनको इन्वेस्ट करवाता है। म्यूचुअल फंड्स में ले लो, शेयर्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, इक्विटी ले लो, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ये तो 2-4 एग्जांपल फेमस वाले मैंने लिया। डिमांड और सप्लाई को इक्वल करने का काम यानी इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म इज डन बाय मनी मार्केट दोस्तों, थ्रू रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड याद रखना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स। अलग अलग चैनल्स है इन्वेस्टमेंट के, जैसा मैंने एग्जांपल लिया वैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ग्रुप्स है। मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। समझा क्या एवरीवन? एस ई समझ रहे हैं? एक और ई है यहाँ पे, इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश। डायरेक्टली पैसा यूज हो रहा है क्या? डायरेक्टली पैसा यूज हो रहा है क्या? नहीं, इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश। पैसे के जैसे, पैसे के जैसे, पैसे के जैसे, पैसे के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ट्रेड किए जा रहे हैं और कैश का इकोनोमाइज हो रहा है यूज। मनी मार्केट डील्स विथ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी एंड नॉट एक्चुअल मनी। ये पैसे के जैसे हैं तो उसके बदले में आराम से पैसा कहीं भी मिल जाएगा, और इसीलिए दोस्तों मनी मार्केट जो है कैश के यूज को भी इकोनोमाइज करता है, वो लेवल में रखता है। आखिरी में फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड, मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग मनी मार्केट होगा ना तो यार इट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेन देन में आसानी होगी बिल्स के। लोकल हो, इंटरनेशनल ट्रेडर्स हो, किसी को भी अर्जेंट नीड ऑफ कैश है या अर्जेंट नीड है शॉर्ट टर्म फंड्स का, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल मनी मार्केट से हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ। एस से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स था, ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है, और ई से इकोनोमाइजेस यूज ऑफ कैश है, और आखिर में ग्रोथ बोले तो ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड। डन 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 डन। क्वेश्चन में ना टोटल 8 पॉइंट है, लेकिन 4 मार्क के लिए आने के चांसेस ज्यादा है, तो 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट बस हो गए। फ्लिप से ग्रोथ विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग 6 पॉइंट्स इजीली। एक बार पढ़ो फटाफट, कमान, फिर नेक्स्ट करो। सो द नेक्स्ट आंसर इज प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट। अभी अभी अपन ने देखा हमारे मनी मार्केट के रोल को, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट, वो हमने जाना। लेकिन इस मनी मार्केट में कई प्रॉब्लम्स हैं, कई दुविधाएं हैं, और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए आ सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, आंसर का नाम डीएसएलआर या डीएसएल भी लिखा तो भी चलेगा। डीएसएल बहुत इजी आंसर है। प्रॉब्लम्स मतलब बुराई करना है, नेगेटिव आंसर है। यहां पे मनी मार्केट के वजह से या मनी मार्केट में क्या कमियां हैं वो बताया गया है। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के बोला, डाइकोटॉमस यानी ड्यूअल स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है पूरा? ड्यूअल स्ट्रक्चर। वन इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आदर्श, और दूसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक क्या है आदर्श? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आरबीआई के अंडर है, आरबीआई के अंडर है, आरबीआई के, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ना इल्लपो। याद रखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ना, ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, और इस वजह से
इस वजह से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के कंट्रोल से बाहर है। आरबीआई डजंट नो, और फिर आरबीआई बोलती काला धन है, इट्स ब्लैक मनी। बट समवेयर और दी अदर ये मनी जो है अनरिकॉर्डेड अनफिल्टर होने की वजह से भी प्रॉब्लम है ना। अनबैंक्ड एरियाज में आज भी कोई ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज भी चल रहा है गांव में, रूरल एरियाज में। So there is a problem of unaccounting also because of money market. दोस्तों, presence of both the organized and unorganized sector in the money market leads to disintegration, lack of transparency and increased volatility. लोगों का भरोसा जो है आज भी शेयर बाजार पे है क्या? नहीं है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट बहुत ट्रेडिशनल है, एंड दे थिंक कि बँकेत कशाला ठेवायचे पैसे, घरी ठेवा, बँक डुबली तर नाही नाही यांचा काय भरोसा। और इसीलिए समवेयर और दी अदर आज भी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट होने की वजह से वॉलेटिलिटी, रिस्क बहुत ज्यादा है। The unorganized markets lack coordination and do not come under the direct control and supervision of RBI. पहला पॉइंट समझा गया। प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट में पहला प्रॉब्लम है ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। पहला प्रॉब्लम क्या रहा? ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी। दूसरा प्रॉब्लम डी से, डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कहां से कहां पहुंच गए दुनिया वाले, और हम लोग आज भी घिसे पीटे फाइलिंग के काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बहुत कुछ हो गया है, मगर फिर भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत डीले चल रहा है। ढीले हम लोग, बहुत डीले हो रहा है, हर चीज बहुत स्लो चल रही है, एंड अपग्रेडेशन दैट इज व्हाई इज लैकिंग बिहाइंड। Somewhere or the other, use of advanced technology is a prerequisite, पहले से होना चाहिए था, for the development and smooth functioning of financial market, but delay in upgradation of technology hampers the working of money market. अगर ये सारी सुविधाएं हम जल्दी जल्दी पहुंचाएं, मुहैया कराएं, तो लोगों तक जल्दी से जल्दी ये मनी मार्केट पहुंचेगा। आज भी there are many people who don't know what is money market and capital market because there is lack of awareness. आज भी लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। So delay in technological upgradation, and then there is also shortage of funds. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये लोगों के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए है। जब लोगों को जरूरत हो तो उनको पैसा मिले, इसके लिए, लेकिन इसी में शॉर्टेज हो जाता है कभी कभी। इसका रीजन क्या है? पीपल आर नॉट सेविंग एडिक्वेटली। लोगों की बचत कम होती जा रही है, लोग बस कमाओ खर्चा कर डालो, कमाओ खर्चा कर डालो, इनएडिक्वेट सेविंग्स। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वी डील इन वेस्टफुल कंजम्पशन। वेस्टफुल कंजम्पशन, पैसा थोड़ा सा जमा हुआ नहीं, गया आईफोन ले लिया, लैपटॉप खरीद लिया, गाड़ी ले लेता हूं, बाद में उसका हफ्ता भरते रहेगा, लेकिन यार समवेयर और द अदर यू आर नॉट मोबिलाइजिंग द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स। आप कहीं इन्वेस्ट करके वेल्थ को ग्रो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हो, इसीलिए मनी मार्केट में शॉर्टेज है फंड्स का। जितने फंड्स होने चाहिए उतने नहीं है। मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट्स एंड इंटेलिजेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन। इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी भी है, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे बैंक नहीं है। दे हैव आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉसिटी मतलब कमी, शॉर्टेज। They have been also responsible for paucity of funds in the money market. अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? Everyone, DSLR, D से 2 D पढ़ा अपन ने, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, और दूसरा D डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, S से शॉर्टेज ऑफ फंड्स। S भी 2 है अपने पास। S से क्या है? सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल, अपने यहां से सीजनल बहुत कुछ होता है अपने। बारिश का सीजन, एग्रीकल्चर बहुत जोरों शोरों में, और बारिश के सीजन के अंदर बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट भी एग्रीकल्चरल सेक्टर को होती है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन खत्म, ऑफ सीजन के अंदर वो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं। सीजनल उतार चढ़ाव बहुत है। दिवाली के टाइम पे धंधा जोरों में, बाद में मंदा हो गया, ठंडा चल रहा है मार्केट। समवेयर और द अदर सीजनल फ्लक्चुएशंस भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मनी मार्केट का। डिमांड फॉर फंड्स वेरीज एज पर सीजन्स। ड्यूरिंग द पीक सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू जून,
फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल। लेकिन जब ये फ्लक्चुएशन, जब ये सीजन जो है खत्म हो जाता है, जब ये सीजन खत्म हो जाता है तो फिर जो है इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस रिजल्ट्स इन वाइड फ्लक्चुएशन, इसकी वजह से फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं मनी मार्केट के अंदर। मतलब सीजन है तभी बहुत जरूरत है पैसे की, वो टाइम पे फंड्स का फ्लो अच्छा है, इन जैसे ही सीजन खत्म मार्केट डाउन। तो डी से दो, एस से दो। पहला डी क्या था, ड्यूअल स्ट्रक्चर। दूसरा डी क्या है, डीलेड। फिर एस से दो है। पहला एस क्या है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, और दूसरा एस क्या है, सीजनल फ्लक्चुएशन। एल से भी 2 पॉइंट्स हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इजी पॉइंट है दोनों, याद रखो। ब्याज के दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट। किसी का ब्याज दर ज्यादा है, किसी का ब्याज दर कम है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है। देयर इज नो स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, सबका सेम नहीं है। आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है, उसके बाद कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से चार्ज करती है। किसी का 8.20 है, किसी का 8.25 है, किसी का 9 है, किसी का 7 है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट सब चार्ज कर रहे हैं। तो मनी मार्केट का ये एक प्रॉब्लम है, द मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एंटिटीज। ये जो अपना टेक्स्ट बुक है ना, इसके अंदर अगर आप देखोगे पेज नंबर 82 पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर ही आपको बताता है कि कितनी सारी अलग अलग एंटिटीज, कितने सारी अलग अलग पार्टीज, कितनी सारी अलग अलग प्लेयर्स ये मनी मार्केट में इन्वॉल्व है। आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, डीएफआईज है, इसके अलावा डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है, डीएफएचआई। ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं ना इसमें, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन करने वाली। ये अलग अलग संस्थाएं सेम रेट पे थोड़ी पैसा देती है, लेती है। इन सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और ये यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाते। इसीलिए दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, नॉन बैंकिंग कंपनीज हो गई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्सेट्रा, द कैटेगरी ऑफ बोरोवर इज आल्सो डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई इंटरेस्ट रेट इज आल्सो डिफरेंट। किसी को मोबाइल का लोन चाहिए तो उसका ब्याज दर उसके हिसाब से, किसी को घर का लोन चाहिए तो उसका ब्याज दर उसके हिसाब से, उसका इंटरेस्ट उसके हिसाब से ना। डिपेंड्स ऑन द टेन्योर, आप कितने लंबे टाइम के लिए लोन ले रहे हो, और इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं। ये एक प्रॉब्लम बन जाता है कैलकुलेशन का। और आखिर में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे सबके बैंक अकाउंट नहीं है, फाइनेंशियली वो लोग इंक्लूड ही नहीं हुए हैं। बैंक में पैसा जमा करेगा तो सेविंग होएगा, सेविंग होएगा तो कैपिटल बनेगा, कैपिटल बनेगा तो यार इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम होगा। ये पूरा साइकिल ही ठप है क्योंकि फाइनेंशियली इंक्लूड ही नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या भाई आदर्श? बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट। सेविंग है तो कैपिटल है, कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट है ना। मैंने पैसा जमा किया थोड़ा 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 करके, अब मैं सोना खरीदूंगा, अब मैं जमीन खरीदूंगा। तो समवेयर और द अदर ये जो साइकिल है, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रहा है भाई। सेविंग नहीं कर रहे ना, बैंक में पैसा जमा ही नहीं कर रहे, बैंक अकाउंट ही नहीं। And that is why banking facilities in the country are still inadequate and inaccessible to the vulnerable groups such as weaker sections and low income group. This shows lack of financial inclusion. अरे समझा क्या? टोटल ये सिर्फ 6 पॉइंट का आंसर है। प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट ये भी आ चुका है, 4 मार्क के लिए आ सकता है। पूरे 6 पॉइंट लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बार पढ़ो फटाफट से, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, DSL। Yes, now the last 2 answers। अगला मार्केट अपने इस चैप्टर का फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट के बाद आता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट फॉर। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट। याद रखिए 2 आंसर्स, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ, ये दोनों में से ही क्वेश्चन आ सकता है। देखो 8 मार्क के लिए
फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये फेमस क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने आज नहीं लिया है इसमें, दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एज वेल, लेकिन उसका लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है और इजी आंसर है कंपैरेटिवली, बहुत आसान आंसर है। क्यों? कमर्शियल बैंक से हम लोग खुद डील करते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो कमर्शियल बैंक्स के दो ही सिंपल से फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। तुमने ये ओसी में भी पढ़ा है और इसीलिए यहां पे मैंने नहीं लिया, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ये अलग से वीडियो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का। कुछ भी डाउट हो तो एक बार देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बिंदास। बट अभी अपन इस चैप्टर को एंड करने वाले दो आंसर के साथ। रूही, पहला आंसर है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट और दूसरा आंसर है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट के बाद प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टार्ट करें, चलिए। मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म का है ना, तो वो सेविंग्स जो आइडल पड़े हुए हैं लंबे समय के लिए, उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है, तो कबट में पड़े रहेंगे, उससे अच्छा इसको इन्वेस्ट करो ना, अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स। डिमांड किसका है? इन्वेस्टमेंट फंड्स का। किसकी तरफ से? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और सरकार की तरफ से भी। सरकार को भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, और इंडस्ट्रीज को भी अपने रिन्यूअल्स, रिप्लेसमेंट्स और नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा चाहिए रहता है। तो दोस्तों, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनसफिशिएंट। जब इनको पैसा चाहिए रहता है तो इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं। कैपिटल मार्केट ये फंड्स दिलवा सकता है और इसीलिए इसका रोल बहुत अहम है। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शन टू द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज यानी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, ये शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये बेच के कैपिटल मार्केट ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, गवर्नमेंट को पैसे दिलवाने का काम कर सकता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, यहां पे अपन पढ़ रहे हैं मॉप आईक्यू। एम से मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ओ से ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कैपिटल मार्केट इज प्रोवाइडिंग यू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इजीली बाइंग एंड सेलिंग इज डन नाउअडेज थ्रू एप्स आल्सो। स्वाइप इन स्वाइप आउट करके आराम से खरीद और बेच सकते हैं आप। तो कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव दिस बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन का खर्चा ऑल्सो। ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाई भी कर दिया है, बहुत इजी कर दिया प्रोसीजर। आपको बस एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलना है और फिर आप लेन देन कर सकते हैं। सेटलमेंट का टाइमिंग्स भी लोअर हो चुका है इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स, मतलब विद इन 24 आवर्स ओनली पैसा आ भी जाता है, सेटलमेंट भी ट्रांजैक्शन का हो जाता है। तो नाउ ऑपरेशनल एफिशिएंसी हैज बीन अचीव्ड थ्रू कैपिटल मार्केट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। कैपिटल मार्केट तो आपको मालिक बना रहा है। आप जो शेयर्स खरीद रहे हो उससे आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है ना यार, आपको मालिक बना रहा है रिलायंस का, आपने शेयर खरीदा रिलायंस का। तो समवेयर और द अदर कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स कैपिटल और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर्स व्हिच कुड बी यूज्ड टू परचेज असेट्स एज वेल एज फंड बिजनेस ऑपरेशंस। अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस को फंड करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल है। देन इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। कैपिटल मार्केट इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब क्या जिया? क्लब करना, ग्रुप करना, मर्ज करना। क्लब करना, ग्रुप करना, मर्ज करना। प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से जोड़ता है, यानी गवर्नमेंट को प्राइवेट से। ऐसे अलग अलग ऑपोजिट्स को इंटीग्रेट करता है, ऐसे अलग अलग ऑपोजिट्स को अट्रैक्ट करता है, साथ में लाता है। यानी कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। जो ऑपोजिट्स है उनको साथ में लाता है। किसी को फंड की जरूरत है, किसी को देने की जरूरत है, कोई फंड्स देने आ रहा है, कोई फंड्स लेने आ रहा है। तो हर सेक्टर जो है कैपिटल मार्केट में आ रहा है फॉर इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट्स, एंड दस कैपिटल मार्केट का रोल इंपॉर्टेंट है इन इंटीग्रेटिंग देम। इनको मिलाने में, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने में कैपिटल मार्केट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। क्विक वैल्यूएशन,
कैपिटल मार्केट की विशेषता है, ये खासियत है ये कि ये वैल्यूएशन भी क्विकली करता है, आसानी से करता है। आपका कोई भी शेयर है, उसकी कीमत क्या, उसकी वैल्यू क्या, फटाक से आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगी। कोई भी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लिक्विडिटी आसानी से हो जाएगी। आज तो बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं आपको, ईएमआई कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर। ऐसे ही कैपिटल मार्केट भी एक क्विक इवैल्यूएशन करके देता है। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स एंड डेट। आपके इक्विटी शेयर्स हो, आपके डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, सबका वैल्यू क्विकली पता चलता है, कब लिया था, कब बेचा, तो कितना वैल्यू मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो टोटल कितने पॉइंट है? 5 छोटे छोटे पॉइंट है। मॉप आईक्यू मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ओ से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पी से प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, आई से इंटीग्रेशन और क्यू से क्विक वैल्यूएशन, क्यू से क्विक वैल्यूएशन, क्यू से क्विक वैल्यूएशन। अब इसका प्रॉब्लम यहां पे क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। यस, जैसे मनी मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ कमियां थी, वैसे कैपिटल मार्केट में भी कुछ कमियां हैं। क्या है सिद्धि? सबसे पहला फाइनेंशियल स्कैम्स। देश में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं, घोटाले हो चुके हैं। ऐसे भी घोटाले हुए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर तक के नाम आ चुके हैं। आप सबने वेब सीरीज देखा रहेगा, डैंग टैंग डैंग टैंग, हर्षद मेहता स्कैम। समवेयर और दी अदर दोस्तों, ऐसे स्कैम जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, ऐसे स्कैम जब सामने आते हैं अदर्स, तो क्या होता है? पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाता है, पब्लिक का भरोसा कम हो जाता है। बराबर हितेश? पब्लिक पहले से इंडिया की ट्रेडिशनल मेंटालिटी वाली है ना यश? ये ट्रेडिशनल मेंटालिटी की वजह से होता क्या है, जल्दी से लोग शेयर बाजार में तो इन्वेस्ट करते नहीं है। उसमें जब ऐसा बड़ा घोटाला सामने आ जाता है तो लोगों का और भरोसा उठ जाता है, एंड लोग मना करते कि नहीं नहीं, इसमें मत, ये गैम्बल है, जुआ है, इसमें मत पैसा लगाओ। सो फाइनेंशियल स्कैम्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब जब कोई स्कैमर, जब जब कोई फ्रॉडस्टर लूप होल सिस्टम के ढूंढ लेता है और वो लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके नुकसान पहुंचाता है, तो उसको फाइनेंशियल स्कैम कहते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन इररिपेयरेबल लॉस for capital market. Besides this, it has also led to public distrust and loss of confidence among the individual investors. समझा क्या? पहले पॉइंट में कोई डाउट है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला पॉइंट एफ से फाइनेंशियल लॉस, आंसर का नाम है एफडीआईएल। क्या? एफडीआईएल। एफ से फाइनेंशियल स्कैम्स, एफ से फाइनेंशियल स्कैम। आगे बढ़ते हैं, डी से डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ऐसे स्कैम होते हैं तो मैंने क्या बोला, लोगों का भरोसा कम होता है, तो ट्रेड जो है वॉल्यूम वो भी कम होता है। आज हर कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अभी तो फिर भी अवेयरनेस आ गया है, तो भी सब नहीं कर रहे। जबकि अगर दिमाग से करेंगे तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन फिर भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज लेस। स्पेशली अपने मार्केट के अंदर इक्विटी सबको चाहिए, डेट किसी को नहीं चाहिए। किसी को डेट का रिस्क लेना ही नहीं है, तो डिबेंचर बहुत कम है, इक्विटी शेयर्स बहुत बिकते हैं। And somewhere or the other, that is why there is decline in volume of trade. Regional stock exchanges have witnessed a sharp decline in the volume of trade because investor जो है वो भी प्रेफर करता है कि भरोसेमंद स्टॉक एक्सचेंज हो तो ही करूं, किसी लोकल रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का माल क्यों उठाऊं। तो वो देखता है बीएससी है, एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ही वो इन्वेस्ट करता है। एंड दैट इज वाई जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें वॉल्यूम ट्रेड जो है वो बहुत कम है। देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, अ बिग वन, इनसाइडर ट्रेडिंग। कौन सा ट्रेडिंग? सुना है लोगों ने? व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड्स? अंदर की खबरें बाहर लीक कर देना, प्राइस रिग करना, प्राइस मैनिपुलेट करना। आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी तो आपने क्या किया, उसको लीक कर दिया अपने ही लोगों में, और मैनिपुलेट करके प्राइसेस आप लोगों ने ही इंटरनली उसको फेक बाय किया। और जब आप ये फेक बाय करते हो तो शेयर बाजार में तो प्राइस ज्यादा दिखता है, वो शेयर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले जाता है, तो जो इनोसेंट लोग हैं वो भी सोचते हैं अरे यही खरीदो, ये ऊपर जा रहा है। और जब बहुत सारे लोग खरीदते हैं तो फिर वो लोग गिरा देते हैं मार्केट को, एंड दिस लीड्स टू लॉस ऑफ मेनी इनोसेंट पीपल्स मनी।
दोस्तों ये है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन विच इज अ बिग प्रॉब्लम, और ऐसा होता है, आज भी हो रहा है. देयर आर फ्यू रिच पीपल जो मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से मार्केट को. And that is what is the reality. Insider trading means buying and selling of security by someone who has access to non-public information or unpublished information of a personal benefit. Price manipulation or price rigging, on the other hand, means to simply raise the prices of shares through buying and selling of shares within certain individuals themselves for personal gains. आपस में ही इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का शेयर्स खरीद लिया कि आर्टिफिशियली शेयर्स को उन्होंने हाइक दे दिया, और बाद में जब सब लोग खरीदने लगे तो बेचा, तो आर्टिफिशियली जो हाई हुआ था वो गिर गया. So this creates a problem. Such illegal practices have also affected the smooth functioning of capital market. Lastly, FDIL के अंदर I से, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, inadequate debt instruments. Inadequate debt instruments. इक्विटी सबको चाहिए, डेट नहीं चाहिए. तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया के कैपिटल मार्केट में बहुत कम है. माय डियर फ्रेंड्स, रिस्की भी होता है, इसके लिए भी लोग नहीं खरीदते. डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस. पहले से इन्वेस्टर्स कम है, उसमें माइंडसेट का भी गेम है. हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. ये सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही मिलता है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स बड़े कंपनीज को ही इशू किया जाता है, और इसीलिए सब लोग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में डील नहीं करते. लास्टली, एल से लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी. लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी मतलब जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी नहीं है. इंफॉर्मेशन एफिशिएंट होगा तो हर कोई इसमें डील करेगा, बट कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का इंफो भी सबके पास अवेलेबल नहीं है. जितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की वो नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम. अ मार्केट इज सेट टू बी इंफॉर्मेशनल या इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट if a company's stock prices incorporate all available information into it. सगळीच माहिती अवेलेबल असली पाहिजे. However, the stock market in India lacks informational efficiency compared to advanced countries. अरे समझा क्या? See, in all, चैप्टर नंबर 9 जो है ये 8 मार्क कैरी करता है. कितना मार्क्स कैरी करता है? 8. और मुझे ये डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आसान इसलिए लगता है क्योंकि डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत कुछ पढ़ना है और पता नहीं क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है. लेकिन यहां पे आपको सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चंस पढ़ने हैं. फंक्शंस, बोलते जाओ, फंक्शंस ऑफ, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके अलावा मैंने अभी क्या बोला बीच में, कमर्शियल बैंक का भी करके रखो. दूसरा, रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ बराबर है, एंड सेम टू सेम रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ तो इन दिस चैप्टर द बेनिफिट इज दैट कि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, ये 5 आंसर 6 आंसर, ये 5 या 6 आंसर में से ही 2 आने वाले हैं. 8 मार्क का इसका वेटेज है, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं आएगा, इसमें से ही आएगा. 8 मार्क तो पूरा करना ही है ना बोर्ड वाले को इधर उधर से. सो 8 मार्क का वेटेज है, ये चैप्टर छोड़ना है ही नहीं. वैसे भी मैंने स्टार्टिंग से बोला है 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9 ये इकोनॉमिक्स में जड़ी बूटी है, इसको जरा भी छोड़ना नहीं. और आज अपन ने वन शॉट में 9th चैप्टर को कंप्लीट किया है. आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी डेडिकेटेड इनफ, डिसिप्लिन्ड इनफ टू कंप्लीट दिस फुल चैप्टर लाइक दिस ओनली एट होम. जैसा अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया कि यार इतना ही आंसर है, 5 ही आंसर है, हार क्यों मानने गए? 5 आंसर है तो छोड़ने का क्यों है?
वो 5 आंसर पढ़ो, पांचों आंसर बिना देखे लिखने जमता है कि नहीं देखो। जब तक वो नहीं करेंगे ना, आगे का पार्ट पीछे का सपाट होते रहेगा। ऑलवेज यू विल लर्न न्यू थिंग्स एंड फॉरगेट द ओल्ड वंस। हर बार अपन अभी देखो क्वेश्चन टाइप से कर रहे थे, अपन ने सारे क्वेश्चन टाइप्स किए, सारे क्वेश्चन टाइप किए। अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका वन शॉट कर रहे हैं अपन, और ये वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑलवेज हर्ड मंथन फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स दैट ये जो वन शॉट होते हैं ना, फिर आप वो ऑनलाइन देख रहे हो या यहाँ पे सुन रहे हो या अटेंड कर रहे हो, ये वन शॉट लिटरली एग्जाम हॉल में याद आता है। ये कीवर्ड, ये शॉर्ट कोड बहुत हेल्पफुल है। ये वन शॉट आपको खुद घर पे बैठ के भी करना है। ये वन शॉट रिकैप से, ये वन शॉट रिवीजन से आपको एग्जाम हॉल में भी वो आंसर क्लिक होगा। और इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है, खाली घड़ी 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 नहीं देखना है। पेशेंस को अपना हथियार बनाना है। पेशेंस विल किल ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। पेशेंस आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देगा। और इसीलिए अर्ज किया है कि वक्त के साथ ढलना सीख ले, वक्त के साथ ढलना सीख ले, और भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। तो अब भीड़ से निकलने का टाइम है, अपने दोस्तों से निकलने का बाहर टाइम है, खुद के डिसीजन खुद लेने का टाइम है, और खुद के लिए डिसीजन लेने का टाइम है। आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो जब भीड़ से निकलोगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।